हाँ भाई, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले यही डेफिनेशन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो WHO, ठीक है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर हम इस वर्ड पे फोकस करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमको बताता है हेल्थ रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या बोलता है? ऐसा नहीं है कि हेल्थ रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो बोलता है कि हाँ, जो हेल्थ है ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब भाई ह्यूमन जो है वो अगर फुल तरीके से ठीक है, फुल तरीके में उसने बोला कौन कौन से तरीके। नंबर 1 उसने बोला फिजिकल, वो फिजिकली फिट है। ठीक है, दूसरा उसने बोला इमोशनल, फिजिकल इमोशनल। थर्ड उसने बोला बिहेवियरल, भाई बिहेवियर सही है या नहीं है ना, और बिहेवियर है तो सोशल। ये 4 पॉइंट उसने बोले किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर फिजिकल इमोशनल बिहेवियर और सोशल इन चारों तरीके से क्या है, फिट है, तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ठीक है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन दें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनी भाई? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब फिजिकल होना चाहिए, बिहेवियरल, सोशल एंड इमोशनल। यही क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत क्या पड़ी कि कुछ सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, कुछ सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमको डील करनी थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स ऐसी होने लगी कि उनको डील करने के लिए इस चैप्टर की हमको जरूरत पड़ने लगी, इस नॉलेज की हमको जरूरत पड़ने लगी। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स, कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से इस टॉपिक की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा हो जाना। क्या प्रॉब्लम थी? ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन पहली प्रॉब्लम थी। अब ओवर पॉपुलेशन अगर है तो आपको पता है पॉवर्टी ऑब्वियसली हो जाएगी, भाई पॉवर्टी का गरीबी, जब ज्यादा पॉपुलेशन तो गरीबी आएगी। थर्ड था लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग अवेयर नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस। फोर्थ प्रॉब्लम थी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, भाई दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर ये सारी होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम थी, इनको डील करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ी। तो भाई अब इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कुछ कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गवर्नमेंट ने, कुछ कुछ स्ट्रेटजी बनाई। वो स्ट्रेटजी क्या थी? ठीक है, हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या थी? देखो, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है, बस अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारे एक साथ लिखे हुए हैं तो समझ नहीं आ पाता। ठीक है, तो पहली बात है इसमें, पहली लाइन है इंडिया was the first member, was the first country, बेटा दुनिया की पहली कंट्री इंडिया थी जिसने इस विषय में सोचा। ठीक है, जो लॉन्च किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो पहली स्ट्रेटजी हमारी कंट्री की ये थी कि भाई लोग जो अवेयर नहीं है उनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 1951, मतलब आज़ादी के बस 4 साल बाद हमने ये प्लान स्टार्ट कर दिया था कि भाई अगर फैमिली सही होगी तो हमारी नेशन अच्छी होगी, नेशन में हार्मनी होगा ये। ठीक है, इसको करने के लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है RCH। ठीक है, मेन गोल RCH का क्या था भी बताएंगे। मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को करने के लिए RCH लॉन्च किया गया जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया किसने?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में, और इंडिया फर्स्ट कंट्री था। ये बात भी आपको याद रखनी है, हमारी स्ट्रेटजी ये थी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए, बहुत सारी चीज़ें की। तो ये RCH था क्या, इसके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन टॉपिक की तरफ जाते हैं, मतलब चैप्टर की तरफ, बेसिक चीज़ें बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें RCH, ठीक है, तो RCH का एम क्या था, सबसे पहले क्यों बनाया गया RCH को? तो इसका एम था टू क्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में फैलाना, ठीक है। इसकी भी कुछ स्ट्रेटजी थी काम करने की, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी थी वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने एड बनानी शुरू की, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किया। कैसे? ऑडियो एंड विजुअल एडवर्टाइजमेंट, भाई इसने जैसे रेडियो पे ऑडियो दी, लोगों को बहुत सारी चीजें बताई, विजुअल मतलब टीवी पे ऐड आने शुरू हुए, ठीक है, किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस के लिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या, सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया इन स्कूल, सेक्स एजुकेशन इसमें स्कूल्स में, ठीक है। फोर्थ सेक्स, थर्ड सेक्स क्राइम के बारे में उन्होंने बताया भाई लोगों को, ठीक है, इससे भी हम बहुत सारी चीजें सुनी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी आ चुका है, इक्वल राइट फॉर मेल एंड फीमेल, फॉर मेल एंड फीमेल, मतलब अगर कोई काम मेल कर रहा है और फीमेल कर रही है तो दोनों के लिए सेम राइट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है मान लो कहीं पे लेबर वर्क हो रहा है, ठीक है, और वहां पर फीमेल की सैलरी कम है, मेल की सैलरी ज्यादा, ऐसा नहीं, इक्वल राइट, ठीक। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोगों को अवेयर कराया गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो हमारा इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, इसके बारे में लोगों को क्या कराया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर का एम एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इसके बाद जो है कि इन्होंने काम कैसे किया, ठीक है, काम किस तरीके से किया, तो काम किस तरीके से किया ये भी समझेंगे। इन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स दिए, जैसे आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे कुछ कुछ इन्होंने स्लोगन दिए जो बहुत वायरल हुए, है ना। इससे क्या हुआ, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस गई और लिमिटेड फैमिली, ओवर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होना शुरू हुई। अब इन सब पे जाने से पहले हम अपने मेन पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक है, जो हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट होने वाला है वो हम क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे हमारा मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज पॉपुलेशन, आसान सा क्वेश्चन है भाई, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज। भाई पॉपुलेशन अगर हम ह्यूमंस की निकालना है तो ह्यूमंस को ही तो कैलकुलेट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना उसमें फिर कुत्ते बिल्ली को कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ सिमिलर स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक ही टाइम पे, ऐसा नहीं है कि कल कहीं की कैलकुलेट करोगे तो अगले दिन चेंज हो जाएगी ना, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, क्योंकि डेथ बर्थ तो डेली हो रहा है, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन को बोलते हैं डेमोग्राफी, क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, पॉपुलेशन की स्टडी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब पर ये अपना पॉइंट नहीं है। तो एनसीईआरटी में कुछ डाटा लिखा है, वो डाटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। डाटा क्या है, ये को लोग कह रहे हैं कि देखो पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी, तो यहाँ इन्होंने बताया कि कौन सा ईयर था भाई और पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। तो ईयर अपन ने इधर लिख लिया। सबसे पहले ये बात करते हैं 90s की, 1900 में कितनी थी, फिर 2000 में कितनी थी, है ना, फिर उन्होंने 2011 लिया और यहीं तक लिया है, पर अपन लोग यहाँ प्रेजेंट डाटा भी लिख लें, ठीक है। मतलब मेनली 2011 तक ही हमको भी याद करना है कि कितना डाटा लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं, एक तो यहाँ है वर्ल्ड की पॉपुलेशन और यहाँ है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है। तो 1900 में 2 बिलियन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक है, और इंडिया की थी 350 मिलियन, ठीक है। 2000 आते आते भी क्या हुआ, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन और इंडिया की
बिलियन, ठीक है, और 2011 में 7 बिलियन थी, ठीक है, और यहाँ हो गई 1.2 बिलियन। देखो भाई, तुमको इसमें इसी ग्राफ में पता लगे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है, 8.1 बिलियन और हमारी 1.4 बिलियन। तो बेटा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से ग्रोथ हो रही थी, इसको कंट्रोल करना था, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या लॉन्च करना पड़ा 1951 में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो हम सारे यहीं पे पढ़ लेंगे। जैसे अगला टर्म है हमारा ग्रोथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये क्या है भाई? सेंसिस जानते हो? सेंसिस, सेंसिस मतलब जनसंख्या, सेंसिस मतलब जनसंख्या। तो जनसंख्या होती है भाई, पॉपुलेशन काउंट होता है इसका मतलब, और आसान तो नहीं हो सकता फिर पॉपुलेशन काउंट, ठीक है। पॉपुलेशन काउंट डिपेंड किस किस पे करता है? पॉपुलेशन काउंट यहाँ पे हम बताएंगे कि ग्रोथ स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड किस किस फैक्टर पे कर रही है, जो पॉपुलेशन है वो किस किस रीजन पे डिपेंड कर रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन है इसमें मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। दूसरा रीजन है इसमें नेटेलिटी रेट, ठीक है, अभी सारे एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड है माइग्रेशन, ठीक है। फोर्थ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और फिफ्थ वन है हमारा मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल या मदर, तो मैटरनल लिख देते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जिन पर क्या है पॉपुलेशन डिपेंड करती है, इनकी वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। भाई कितनी पॉपुलेशन है किससे पता लगेगा? इन सारे फैक्टर से पता लगेगा, ठीक है। तो हम इन सारे फैक्टर को पढ़ लेते हैं, एक से करके स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा मोर्टेलिटी रेट, सबसे पहला पॉइंट है हमारा मोर्टेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। मतलब अगर हमने 1000 लोग इस पॉपुलेशन के ले लिए, कितने ले लिए? 1000, इन 1000 लोगों में कितने लोग एक साल में निपट गए, ठीक है, ये है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। जितना ज्यादा डेथ रेट उतना ज्यादा पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है भाई, पॉपुलेशन के साथ इसका रिलेशन पढ़ना है ना अपन को। तो अगर डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है तो पॉपुलेशन क्या होती है? कम होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मोर्टेलिटी के बाद क्या है भाई? नेटेलिटी, ठीक है। तो मोर्टेलिटी तो था डेथ रेट और नेटेलिटी है हमारा बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्या होता है? और आसान भाई, नंबर ऑफ डेथ की जगह नंबर ऑफ बर्थ आ जाएगा, तो नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है। और जितना ज्यादा नेटेलिटी रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना ही पॉपुलेशन ज्यादा, नहीं, जितना नेटेलिटी रेट कम होगा, एक मिनट, बर्थ रेट जितना ज्यादा होगा, बर्थ रेट है, नंबर ऑफ बर्थ है ना, नंबर ऑफ बर्थ, तो पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। समझे? कोई आसान, इसमें कोई वैसा हैवी सा पॉइंट है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है माइग्रेशन। भाई अभी मैंने पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या बताई कि एक पर्टिकुलर इस जगह पर कितने लोग, ठीक है। अब माइग्रेशन का मतलब क्या है? ये यहाँ छोड़ के चले गए या यहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री हो गई, तो माइग्रेशन इज नेक्स्ट पॉइंट अब, ठीक है। माइग्रेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। तो सबसे पहले है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इस पर भी पॉपुलेशन डिपेंड करेगी क्योंकि एक जगह की पढ़ रहे हैं, ठीक, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम इससे वर्ल्ड की ओवरऑल देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी, इससे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। पर अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे देखेंगे तो करेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। पर ये अभी इतना इंपॉर्टेंट समझना नहीं। इमिग्रेशन मतलब आने वाले लोग, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे आने वाले, और एमिग्रेशन मतलब जाने वाले, ठीक है। तो जब लोग जा रहे हैं तो इससे पॉपुलेशन क्या होती है? कम होती है। इमिग्रेशन होता है तो बढ़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है और इतना खास नहीं है, बस याद रख सकते, ठीक है। इसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
और लास्ट में आता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है भाई? इन्फेंट के मरने की रेट, ठीक है, इन्फेंट डेथ। और मैटरनल मोर्टिलिटी मतलब मदर की डेथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर। और इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मदर डेथ पर 1000 पर ईयर। बस इसमें इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं ग्रोथ साइज। ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रोथ साइज कितना था, ये भी एनसीईआरटी देती है हमारी, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार। ठीक है, तो ग्रोथ साइज अगर हम देखें कि इंडिया में ग्रोथ किस टाइप से हो रही, कितनी स्पीड से हो रही, तो हमको पता लगता है ये इंडिया के लिए पर्टिकुलर, ठीक, वर्ल्ड के लिए। तो इंडिया में 2011 में अगर हम देखें, ठीक है, नहीं 2001 से देखते हैं, किससे? 2001 से कब तक? 2011 तक हम देखें। ठीक है, तो लगभग 2% पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। कितनी परसेंट? 2% ग्रोथ रेट रहा है पॉपुलेशन का। तब 17 लोगों की डेथ हो रही थी पर 1000 पीपल। ठीक है, अब 20 लोगों की हो रही पर 1000 पीपल बर्थ, सॉरी डेथ नहीं, बर्थ। ठीक, तो ये हमारा क्या है? 2% हमारी बर्थ रेट बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये तो था ग्रोथ साइज में, डेथ नहीं याद रखना, बर्थ याद रखना। ठीक है, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया था। ठीक है, तो 2% क्या है? हमारी बर्थ रेट इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो यहां तक हमको पॉपुलेशन की चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनो, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके लिए भी तो कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये तो हमने अभी स्ट्रेटजी बनाई थी, वो तो फैमिली प्लानिंग के लिए बना ली। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए भी तो कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगला हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, स्ट्रेटजी फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है उसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्होंने काम किया वो सबसे अच्छा काम किया इन्होंने, बेटा जो बाल विवाह है वो बंद कर दिया। ठीक है, राइजिंग द मैरिजेबल एज। और कितनी कर दी? फीमेल के लिए मिनिमम 18 ईयर्स, और ये एनसीईआरटी का पुराना डाटा है जो दिया है अब तक। ठीक है, और मेल्स के लिए 21 ईयर्स। ठीक है, और एक और चीज इन्होंने अच्छी की थी यहाँ पे कि जो स्मॉल फैमिली है ना, स्मॉल फैमिलीज, उनको कुछ कुछ इनिशिएटिव दिए, मतलब कुछ कुछ पैसे दिए, कुछ कुछ सुविधाएं दी। ठीक है, तो इनिशिएटिव देने शुरू कर दिए जिससे स्मॉल फैमिली क्या हो, प्रमोट हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने काम क्या किया इसके अलावा, यहाँ लिखते हैं। दूसरा इन्होंने काम किया, एडवर्टाइजमेंट चलाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे स्लोगन निकाले, जिनमें सबसे फेमस स्लोगन जो था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए वो था, हम दो हमारे दो। ठीक है, ये आपने बहुत सारे गाड़ियों पे लिखा देखा होगा। ठीक है, तो ये मैसेज था। ठीक है, और जो अर्बन कपल थे, अर्बन शहरीकरण भी हुआ, शहर के जो लोग थे, उन्हें 1 चाइल्ड नॉर्म लगाया, 1 चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने डील किया जिससे कि कुछ कुछ फायदे इनको नजर आए। ये गवर्नमेंट के कुछ कुछ मूवमेंट थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड भी इंट्रोड्यूस किए गए। कौन से मेथड? बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारा बेसिक गोल है इस चैप्टर में, तो बर्थ कंट्रोल मेथड कुछ कुछ बताए गए। ठीक है, अब बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होते हैं भाई? बर्थ कंट्रोल मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, अवॉइड अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे तो पॉपुलेशन थोड़ी तो कम होगी, है ना। तो इसे कॉन्ट्रासेप्टिव जो बनाए गए उनके कुछ कुछ चीजें बोली गई कि कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव बनाए जा रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए बनाते टाइम। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट है कि यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? यूजर फ्रेंडली। ठीक है, दूसरी चीज है
कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए भाई, बहुत ज्यादा महंगे होंगे तो क्या फायदा निकलेगा, रूरल एरिया के लोग तो पहुंच ही ना पाए तो क्या फायदा निकला, ठीक है। इफेक्टिव होनी चाहिए भाई कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसा नहीं है कि यूज भी किया उनको और फायदा भी नहीं हो, ठीक है, तो इफेक्टिव भी होने चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट विद नो साइड इफेक्ट, लीस्ट और नो साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट हो तो बहुत कम हो, वरना बिल्कुल भी ना हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव ये बर्थ कंट्रोल मेथड काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। और ये सारे मेथड जितने भी अभी मैंने बताए, ये अगर किसी में है तो उसको एक नाउन दिया गया आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आप उसमें लिखोगे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और लीस्ट और नो साइड इफेक्ट के साथ होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, क्या कि उनके आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या फीचर होने चाहिए। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, किसको, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हम लोग क्या करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें, तो उनको मेनली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो बांट सकते हैं टेम्पररी मेथड, टेम्पररी मेथड, ठीक है, और दूसरा हम बांट सकते हैं परमानेंट मेथड, टेम्पररी मेथड एंड परमानेंट मेथड। भाई टेम्पररी मेथड कैसे हैं, रिवर्सिबल है, ठीक है, मतलब जिनको एक बार यूज किया फिर दोबारा फिर यूज कर सकते हैं, दोबारा फिर यूज कर सकते हैं थर्ड टाइम। परमानेंट अगर एक बार आपने कॉन्ट्रासेप्शन कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए वही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल मेथड है, सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए रिवर्सिबल मेथड, रिवर्सिबल मेथड। और ये कैसे, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मेथड में चार टाइप की मेथड हमको याद है, कौन कौन सी। सबसे पहला है इसमें नेचुरल मेथड, ठीक है। दूसरा है इसमें बैरियर मेथड, तीसरा है इसमें आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। डिवाइस में कुछ ऐसे, वो यूटेरस में कुछ ऐसी डिवाइस लग जाती है जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का काम होता है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन नहीं। और लास्ट है हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड, ठीक है। इरिवर्सिबल वाले जो हमारे परमानेंट मेथड है उनमें हम देखें तो आता है सर्जरी, ठीक है। सर्जरी में ही आते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ठीक है। इसके अलावा आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो ये सारे अब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे आसान से पॉइंट, नेचुरल मेथड से। अब भाई नेचुरल है तो नेचुरल का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन नेचुरल चीजें आपको पता है काम भी स्लो करती हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होने वाला है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें तीन टाइप के मेथड हमको पढ़ने होते हैं, कौन कौन से तीन टाइप के, ठीक है। सबसे पहला इसमें विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड। दूसरा है इसमें पेरियोडिक एब्स्टेंसिस, पेरियोडिक एब्स्टेंसिस, ठीक है। और थर्ड वन है इसमें, देखो विड्रॉल हो गया, पेरियोडिक एब्स्टेंसिस हो गया, और लैक्टेशन एमिनोरिया, लैक्टेशन एमिनोरिया, ठीक है। ये तीन टाइप के मेथड हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। अब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में होता क्या है भाई, ये भी तो आना चाहिए। तो सबसे पहले ये चांस ही नहीं देते कि लिखता हूं नो चांस, नो चांस फॉर मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, किसी भी तरीके से इनका गोल है कि ओवम प्लस स्पर्म को मिलने ही मत दो, ठीक, और नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, नो साइड इफेक्ट, भाई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन भाई बहुत रिस्क, बहुत क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा है,
ठीक है, कि भाई होगा भी नहीं भी होगा ये नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये काम किस थ्योरी पे करते हैं, ये काम करते हैं कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होनी दे रही, इस थ्योरी पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन तीनों को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विड्रॉल मेथड, फिर पढ़ेंगे पेरियोडिक एब्स्टेंस। ठीक है, चलो भाई देखते हैं विड्रॉल मेथड। जैसे कि आपको वर्ड से पता लगा विड्रॉल, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटस मेल जो होता है ना, इजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, जिससे कि क्या होता है, इजैकुलेशन इनसाइड नहीं होता, फीमेल बॉडी में बाहर हो जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्वाइटेशन मेल पार्टनर विड्रॉ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है, इससे क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन एट ऑल, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा भाई, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, आगे समझ में, आसान सी बात है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं। ठीक है, इसके बाद है हमारा पेरियोडिक एब्स्टेंसिस। ठीक है, पेरियोडिक एब्स्टेंसिस, अब इसमें काम करते हैं हम किस पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी को कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेंडर मेथड। देखो ये क्या होता है, जब ब्लीडिंग का फेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब ब्लीडिंग हो रही होती है उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, आपको पता है 14 डे पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो ब्लीडिंग से यहाँ तक, ठीक है, इससे कुछ दिन पहले मतलब 4 दिन छोड़ दो, ये 10वां दिन रहा, 11, 12, 13, 14 और ये मान लो 17 दिन है। ठीक है, तो इस वाले पीरियड में क्या है, मीटिंग नहीं करनी। ठीक है, कब से, 10 से लेके 14 डे तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, अब बेटा ओवुलेशन होगा 14 डे पर, तो ये 10 दिन जो है ये सेफ पीरियड है, और 17वें दिन के बाद ये सेफ पीरियड है। लेकिन ये वाला जो पीरियड है ये अनसेफ है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है भाई, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। भाई जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है उसी को ये समझ में आया होगा, नहीं पढ़ी तो पढ़ो पीछे जाके। ठीक है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 10th से लेके 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 17th मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, इस वजह से ये रिस्की पीरियड होता है। अब बात आती है ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने का मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ, यहाँ पर लिख लो। ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हर फीमेल में अलग अलग होता है। सबसे पहले पता कर लो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल दिन है, बोले को -14 कर दो, आंसर आ जाए। जैसे किसी की 30 दिन की है, ठीक है, तो उसमें से 14 माइनस कर दो, मतलब 16वें दिन का क्या होगा, ओव्यूलेशन का डे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है लैक्टेशन एमिनोरिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखने वाला। ठीक, इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लैक्टेशन एमिनोरिया, लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब क्या है कि जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद इंटेंस पीरियड किसका आता है, उसके जस्ट बाद इंटेंस पीरियड ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन जब होता है उस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एब्सेंट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। ठीक, अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है तो यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन एंड ये नहीं होता, लेकिन ये ओनली वैलिड होता है कितने, बर्थ के, बेबी बर्थ के 6 मंथ तक, लैक्टेशन पीरियड के 6 मंथ तक वैलिड होता है। उस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बट इट इज ऑल्सो अ रिस्की मेथड। ठीक है, तो इसमें बस एक तो ये 6 मंथ याद रखना है, और एक याद रखना है कि जो लैक्टेशन पीरियड है 6 मंथ का बर्थ के बाद का, उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है,